अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अपने मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात होती है। गुज़िश्ता दिनों कुछ बात हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से, और साथ साथ जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है कोरोना वायरस के हवाले से, और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन का अमल है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, ये बात समझाने के लिए कई एक प्रोग्राम किए गए, आवाम तक शऊर और आगाही पहुंचाई गई कि इस वक्त इलाज से बेहतर एहतियात है, और कोरोना वायरस जैसे इस वक्त जो मूजी वबा है उससे बचने के लिए बेहद ज़रूरी है। और यकीन रखिए कि डॉक्टर्स को और दीगर जो स्पेशलिस्ट हैं, हुक्मा हैं मुख्तलिफ़, हमारे पास यहाँ तभी प्रोग्राम्स में आते हैं, उन सब की ये मुश्तरका राय है कि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसके नुकसानात नहीं हैं, अफवाहों पर कान धरने की ज़रूरत कतई नहीं है। तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा लें, ज़्यादा बेहतर है, ताकि कोरोना वायरस की ख़ास तौर पे जो चौथी लहर है, याद रखिए कि लॉकडाउन यकीनन ख़त्म हो चुका है लेकिन ख़तरा अभी भी मौजूद है। हस्पतालों की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अभी भी अभाम पाया जाता है। लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके कोई नुकसानात आगे चलकर नज़र आएंगे। ऐसी कतई कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से हमने प्रोग्राम में लोगों तक आगाही पहुँचाई है। दीगर जो आपकी सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हमारी होती रहती है। आज जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसमें भी बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। बहरहाल ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। पहले हिस्से में मुख्तलिफ़ मामलात पर और मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। समाजी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या मौशी मसाइल हों, किसी भी किस्म का मसला उसके ऊपर हम बात करते हैं, और मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनसे हमारी ये गुफ्तगू रहती है मुख्तलिफ़ मामलात पर। सियासी मामलात आजकल कुछ ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। दीगर सियासी नौइयत के जो मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आज आएंगे, और आज एक बड़ा ख़ास टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। आगे चल कर उसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं उनको खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सैयद अली रज़ा, GDA से आपका ताल्लुक़ है, आप हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं। आज हमने उन्हें मदऊ किया है और उनसे बात होगी सियासी सूरत हाल के हवाले से। सही, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम मोहम्मद काशिफ़ है, वो एक वेलफेयर चला रहे हैं, उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो स्पेशल बच्चों के लिए काम करती है। तो मोहम्मद काशिफ़ को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया काशिफ़ साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आज आपसे भी गुफ्तगू होगी स्पेशल बच्चों के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो आपका इदारा है उसके हवाले से आज बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अली रज़ा साहब, सर ये फरमाइएगा कि जो डेवलपमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये तो हमारे यहाँ बड़ा एक ऐसा लफ्ज़ हो चुका है, लोग तरस गए हैं कि किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट हो, हम तो हर चीज़ को डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं, लेकिन लोगों से जुड़ी जो चीज़ है, वो जो डेवलपमेंट वाक़तन देखना चाहते हैं उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। बहरहाल खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का तशरीफ़ लाए, और जितनी जल्दी वो तशरीफ़ लाए उतनी जल्दी वो चले भी गए। अच्छा जी, अब सवाल तो पहले जो PTI की यहाँ पे जो मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं उनसे पहले ये सवाल किया जाए कि आपको कितना वक्त दिया, कितनी आपसे मुलाकात हुई, कितनी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। लेकिन उनके जो एलाइज़ हैं वो भी इस बात का शिकवा करते हैं कि खान साहब जब आते हैं तो वो वक्त नहीं देते। अब क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में, ये ज़रा फरमाइए। और दूसरी बात ये कि कराची के मसाइल के हवाले से GDA तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रही है, लेकिन ये मसाइल हल कैसे होंगे जब तक वफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। और जैसे कि मैं डेवलपमेंट पे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके अलावा जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक हमारे मुल्क में वबाई सूरत हाल है, तो उसके हवाले से भी बिल्कुल आप जैसे जो भाई होते हैं और वो अवेयरनेस देते हैं लोगों में, और बिल्कुल हम ऐसी एक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जिससे दूसरे ममालिक सब निकल चुके हैं, लेकिन हमारा वो बदकिस्मत मुल्क में कहूँगा जो अभी तक
کرونا سے لڑ رہا ہے اور وہاں پر کوئی ایسا پراپر ہمیں سیٹ اپ نہیں مل پا رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ چاہے وفاق جو ہے وہاں پر رول کرتا ہو یا پروونجل اسمبلیز جہاں پر سندھ گورنمنٹ یا کے پی کے پنجاب یا بلوچستان. تو اس میں یہ آپ کی توسل سے یہ آن ریکارڈ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو ایک پولیٹیکل بندے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہماری فیلڈ ہے، ظاہر سی بات ہے قانون سے ریلیٹڈ ہیں ہم، تو کورٹس میں بھی کافی لوگوں سے ڈسکشن ان میٹرز پر ہوتی ہے. تو اب یہاں پر ایک معاملہ میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس کبھی میڈیکل بورڈ کے کچھ ڈاکٹرز آئیں تو آپ بھی یہ ان سے ضرور سوال کریں، کیونکہ اب کراچی میں تو چلیں ٹھیک ہے حالات کراچی کے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کہیں کہیں پر تھوڑا بہت یہاں پر تو چلیں ٹھیک ہے وہ فیسلٹیز اویل ہو جاتی ہیں جو اندرونی سندھ میں دیہاتوں میں وہاں پر نہیں ہے. اچھا آپ ایک کھانسی کا اگر سیرپ اٹھائیں تو میں آپ کی توجہ اس پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بالکل. اور اس کی ایک ٹیمپریچر سینٹی گریڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ اتنے سینٹی گریڈ پر رکھیں. تو ایسے ہی کرونا ویکسین پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 17 سینٹی گریڈ اس کو چاہیے. اب ہمارا ملک آپ کو پتا ہے ویسے ہی گرم ہے، یہاں پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 45 ڈگری ٹیمپریچر رہتا ہے. اب اس میں آپ دیہات میں جائیں تو باکسز میں ویکسین پھینک دیتے ہیں، وہ سورج میں پڑی رہتی ہیں. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں جب وہ لوگ لگوانے آتے ہیں تو اس کے کیا رزلٹ نکلیں گے؟ ایفیکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس کافی ایسے شوگر کے پیشنٹ ہیں، کینسر کے پیشنٹ ہیں جن کی یہ ایسے ہی ویکسین کر دیتے ہیں، ان کی ٹیسٹ نہیں کرواتے، اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں. ہمارے پاس کافی شکایت آتی ہیں. میں اپنے حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں ایم پی اے کے لیے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے جن سے ہم ووٹ لیتے ہیں تو ہمارا ان سے ایک رشتہ بن گیا ہے، ہم دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم ویکسین نہیں لگوائیں گے. اب لوگ کرونا سے نہیں ڈر رہے، ویکسین سے ڈر رہے ہیں. تو کم سے کم یہاں پر میں یہ چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ سنجیدگی کا یہاں پر مظاہرہ کرے، کم سے کم اس پہ سیمینارز کروائے. یہ کیا پروپیگنڈا ہے؟ میں بالکل اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ لوگ ویکسین نہ لگوائیں، کیونکہ باشعور قوم ہے، بالکل جو ہے ہم ویکسین لگوائیں گے. میں خود اپنے حلقے میں کیمپ لگوا کر لوگوں کو ویکسین لگواتا ہوں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ جی آپ کی ذمہ داری پہ لگوا رہے ہیں. تو کیوں گورنمنٹ سے ٹرسٹ کیوں ہٹ گیا ہے لوگوں کو؟ کیوں جو ہے محمد یاسر بھائی کے کہنے پہ کوئی دوست لگوائے، کیوں میرے کہنے پر لگوائے؟ یہ تو آپ کی رٹ کو چیلنج ہے کہ آپ کیوں وہاں پر معاملات نہیں کر سکتے. اور اب دوسری بات کہ جیسے آپ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہا، ڈیولپمنٹ بتائیے. تو اب دیکھیں یہ کراچی کا آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے. اب یہاں پر اگر ہم ہسٹری تھوڑی اٹھا کر دیکھ لیں، کیونکہ پیچھے سے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے کہ معاملات کیا ہوئے، جو بلینکس آ گئے وہ کیوں فل نہیں ہوئے. اور اب جو ہمارے اوپر میں یہ کہوں گا کہ عوامی مینڈیٹ تو ایک اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو عوامی مینڈیٹ لے کے جانے کے بعد ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ عوام کے خادم بننے کے بجائے اپنے آپ کو کوئی راجہ، بادشاہ، شہزادے سمجھنے لگتے ہیں اور پھر عوام کی وہ پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ جو پیچھے والے جو بلینکس ہیں وہ بھی فل نہیں کرتے، آگے ان کو جو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ صرف نام تک رہ جاتی ہے، ڈاکیومنٹیشن تک رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا پہلے میں یہ کہوں گا جو ہمارے لیجسلیٹو سے جب انڈیا پاکستان جو ڈسٹریبیوشن ہوئی اس کے بعد یہ ہمارے پاس کراچی کیپٹل ہوا کرتا تھا، دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. اس وقت ہمارے ملک کا اسلام آباد ہے. تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو لیجسلیٹوز تھے، اسمبلیز میں بیوروکریسی تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو بھی معاملات تھے، تو میرے حساب سے ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی یہاں سے اسلام آباد شفٹ کیا جانا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شہر ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بستے ہیں اور یہاں پر کوئی ایک زبان نہیں بستی. رنگ، نسل،
آپ کی ہر چیز سے بالا تر ہو کر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ہر قومیت کے لوگ مل جائیں گے. تو یہاں پر اگر یہ ہمارے ملک کا آج بھی کیپٹل ہوتا تو یہ جو اتنے معاملات آج تک ہوئے وہ ہوتے ہی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, اب ہم پاس سے نکل جاتے ہیں, پریزنٹ پر آ جاتے ہیں. اب کیا رونا بیٹھ کر کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اب یہاں پر جو ابھی دیکھیں ہمارے کراچی میں, ابھی کی بات کروں گا کہ ریسنٹلی مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے ہیں. تو اب بالکل ایک انرجیٹک ینگ نوجوان ہیں, ہمیں ان کی ذات سے شکوہ نہیں ہے, اور میری یہ پالیسی رہتی ہے کہ کسی کی ذات سے تنقید برائے تنقید کی پالیسی نہ ہو. اگر تحریک انصاف کی کوئی اچھا کام ہوگا وہ بالکل کہیں گے, اگر پیپلز پارٹی ہماری حریف جماعت ہے لیکن ان کا کوئی اچھا کام ہوگا کہیں گے, لیکن ہونا چاہیے, لیکن اگر ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے کہیں گے. تو اب جہاں پر مرتضی وہاب کی تعیناتی ہوئی تو ان کو کم سے کم جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے تو ان کو اعتماد میں لینا تھا, لیکن انہوں نے نہیں لیا. اب یہاں پر دیکھیں کراچی کی عوام نے بہت بھروسہ اور اعتماد کر کے بہت اچھا مینڈیٹ تحریک انصاف کے حوالے کیا, ان کے لوگوں کو اسمبلیز میں پہنچایا, لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم پہ بھی وہ اعتماد کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود کہیں پر بھی ہمیں آج تک ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. اب یہاں پر دیکھیں نا, یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, باشعور لوگ یہاں پر رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کراچی میں آپ کو آج کل ایسے حالات ہو گئے ہیں جب ہم یہاں پر چلتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کہیں تھر پارکر میں آ گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے, کہیں روڈ رستے نہیں مل رہے, ڈرینیج کا نظام خراب ہے, پانی ہے, کچرا کنڈیاں بن گئی ہیں علاقے. تو یہ معاملات ہمیں دیکھ کر یہ ذمہ داری بنتی ہے جو وقت کے حکمران ہیں ان پہ کہ عوام کو ڈیلیور کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ڈیلیور کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو ایڈمنسٹریٹو چینجز آئی ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے جا کے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے, کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شہر کراچی کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان کو آج حل کر لیا جائے اور آگے چل کے وہ سر نہ اٹھائیں. اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. کیا اتنے ویژنری اور فارسائٹڈ لوگ ہیں, یا خاص طور پہ جن کو یہ عہدے جو اہم عہدے جن کے اوپر لوگوں کو فائز کیا جا رہا ہے, کیا ایسے لوگ موجود ہیں؟ بہرحال اس کے اوپر ابھی گفتگو ہوگی. کاشف صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے ان کی ذرا یہ جو انہوں نے امید ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہے اس کے حوالے سے. کاشف صاحب فرمائیے, یہ کیا ہے امید ویلفیئر ٹرسٹ, کس طرح کام کرتی ہے, اس کا خیال کیسے آیا, آپ نے کیسے اس کی بنیاد رکھی ہے, ذرا فرمائیے. جی. ادب سے بات کرنا, حدود کے اندر خدا کا سارا ذکر ہے, درود کرنا, صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو خود نارمل بچوں میں پڑھتا تھا, مجھے کبھی خیال نہیں تھا کیونکہ کیٹری نارمل ہے, نارمل. ایک دفعہ اچانک ایک مسجد میں مجھے خیال آیا, ایک آیت پر خدا یاد رب کو تو قصدیبہ, تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جتلاؤ ہے. تو میں نے اپنے بول کیے کہ میں اللہ کی کون سی ایسی نعمت ہوں جو میرے رب نے مجھے ایسا پیدا کیا. بہت خوب. کیونکہ میں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا اور جو ہوں آپ کے سامنے. تو میں نے اس پہ غور و فکر کیا, پھر اپنے والد سے مشورہ کیا, گیٹری نے اس سے مشورہ کیا. الحمدللہ آج 17 سال ہو گئے, مجھے پتہ نہیں کہ میرے رب نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیا کہنے صحیح. اس میں مین چیز ہے الحمدللہ میرے 2 اسکول ہیں معذور بچوں کے, جس میں تقریباً 50 سے 60 بچے فی سبیل اللہ, میڈیسن, فوڈس, ماشاءاللہ, فزیوتھراپی, سائیکو اور ڈیولپمنٹ, ڈف, برائن, سب کو کور کر, سب کو لانا لے جانا, دیکھ بھال سب. میں آج اس پروگرام میں سب سے پہلے تو شکریہ ان ٹیچروں کو, ان میڈموں کو کرتا ہوں جو اپنی اولاد چھوڑ کے میرے ساتھ ان کے ساتھ لگا. بعد جی تنخواہ تو مسجد کا امام بھی لیتا ہے, وہ تو اس کا بھی حق ہے, مگر کہنے کا مطلب ہے جس اولاد کو اس کا سگا باپ پھینک دے
और हम लोग रखे। ये हमारा कराम, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है जो उसने हमें चुना है, जो हमें इस काम के लिए चुना। आपको मैं ऐसे एक केस बताता हूँ, अल्लाह ने मौका दिया है। एक बच्चे पैदा हुआ, एक केस नहीं हजारों केस है। बच्चा पैदा होता है, आपको नहीं मालूम होता ये क्या है। आप उसकी जब आपका बच्चा जब पहली दफा आपके हाथ में आता है, उसकी कैफियत आप जानते हो या खुदा जानता है। तो वो बच्चे बड़ा हुआ तो पता लगा बच्चा डेफ है, गूंगा बहरा है। तब आपने माँ को तलाक दे दी। ये हाल इस माशरे का है। एक बच्चा पैदा हुआ, वो टांग से थोड़ा माजूर था, तो बाप ने उसको बोला कि बच्चा फेंक दे या फिर तू दे। वो बच्चा हम बहन के घर छोड़ के आ गई। वो बच्चे जब मेरे पास आया था तकरीबन 3 साल का था। आज मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह वो होगा 12-13 साल से ऊपर का हुआ। नॉर्मल हो गया, स्कूल जाता है, इस काबिल हो गया कि लोग उसके मोहताज हो गए। ये अल्लाह पाक की रहमत है। मैं उन वालिदैन से सवाल करता हूँ, सबसे पहले सब वालिदैन नहीं, उन वालिदैन से सवाल करता हूँ जो ये समझते कि ये बच्चा नकारा है, कच्चा है। माचिस की तीली भी है ना, जादू की टिंकी, वो भी हमारे और आपके खुदा ने नकारा पैदा नहीं की। ऐसा ही है, मुझे ये बता दो। अब कुछ लोग ऐसे है कि आपके घर में माधुर बच्चा हो गया तो आपका भाई या XYZ वो आपसे गिन खाएगा कि अल्लाह ना करे दूसरा बच्चा ऐसा। अच्छा काशिफ साहब, कथा कलामी की माँ का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे बड़ी बातें समझ में आ रही हैं यकीनन देखने वालों को भी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि एक ब्रेक उसमें ली जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काशिफ साहब से मजीद इस बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। गुफ्तगू हमारी जारी थी, बात हो रही थी स्पेशल बच्चों के हवाले से। ये बड़ी तल्ख हकीकत है इस माशरे की कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके अपने माँ बाप भी तमाम केसेस में नहीं, चंद एक केसेस के अंदर अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, ऐसे बच्चों को अपनाने से इनकारी हैं। और ऐसा क्यों है? अभी काशिफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है स्टूडियोज़ में, ब्रेक पे जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने निशानदही की कि ऐसे केसेस भी उनके पास आए। इन्होंने एक ऐसा इदारा बना रखा है जिसमें इन स्पेशल बच्चों को, खुसूसी बच्चों को तालीम दी जाती है, मुकम्मल तवज्जो मिलती है और वो जो शफ़क़त से महरूमी रह जाती है जो उनके किरदार में बाद में नज़र आती है, उसको कैसे पूरा किया जाता है, एक बड़ा अहम मौजू है। काशिफ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ कि ख़ुद माशाल्लाह उन बच्चों में इनका शुमार होता है। अब तो ये माशाल्लाह नौजवान है, इन्होंने तालीम भी हासिल की और फिर ये ख़्याल भी इनके दिल में आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने 2 स्कूल और एक मदरसा उन्होंने इसके लिए बनाया है। कुछ देर पहले इस बारे में बता रहे थे, मैं उनसे मज़ीद इस बारे में बात करूँगा। फरमाइए, इन बच्चों को तवज्जो कैसे दी जाती है, शफ़क़त मिलती है, क्योंकि इनको ज़्यादा शफ़क़त की और खुसूसी तवज्जो दरकार होती है। अब वो अगर अंसर शामिल नहीं होगा तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। फरमाइए कैसे? सबसे पहले अगर घर से अगर मोहब्बत मिले ना बच्चों को, जी मैं वो तो वो मेरी तरह बादशाह है। बिल्कुल ठीक है, हकीकत है। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, किस तरह की तरबियत थी? आज मैं उस शख्स उस हस्ती की बात करना चाहता हूँ जिसका 75% मिल पे हक है। सही, मगर वक्त नहीं मिला तो कभी बात नहीं हुई। मेरी मोहतरम नानी आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़ईफ़ है। उन्होंने मुझे अपने गोद में लेके स्कूल जाना ले जाना। आज भी ये कंडीशन है यासिर भाई, आप यकीन करो या ना करो कि मैं उसके पास अगर चल जाऊँ ना, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने हाथ से खिलाए। आज भी उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने हाथ से का पेड़ भरूँ। अल्लाह पाक उम्र दे। तो ऐसी मोहब्बत जब आपको मिलती ना तो आपको आगे चलने का
जुनून होता है। बिल्कुल सही। जैसे आपके वालिदैन है, सबसे मेन चीज़ आपके सपोर्ट आपके माँ बाप है। अगर आपके माँ बाप सोच रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं कि आप कैसे हो, तो वो अपने दूसरे बच्चों को यानी बहन भाइयों को बताएंगे। ठीक। अब एक मिसाल है, कोई बच्चा है, मैं अपने पढ़ रहा हूँ, अगर मेरी माँ और बाप मुझ पर तवज्जो नहीं देते तो मेरे छोटे भाई भी मुझे नाम बिगाड़ के बोल रहे। ऐसा ही। हमें तकलीफ है ना, हमें हम मजाक में गाली दे दो, चमाट मार दो, हम आपको माफ करें। अगर आपने हमें तकलीफ में रंगड़ा, बेरा, बूंगा बोला ना, तो हम आपका कत्ल भी कर सकते हैं। जब हम बिल्कुल सही अपनी बात है। फिरकी घूम जाए, तो ऐसे मामला होता है हम जैसे बच्चों में। तो मेन टॉपिक है मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 साल हो गए, 5 से 6 लाख रुपए बहना खर्च। अब ये 5 से 6 लाख रुपए कहाँ से आते, कहाँ जाते, ये अल्लाह जानता है। मगर मैं सलूट मारता हूँ उन लोगों पे जो उम्मीद स्पेशल बैंक पर तरस का साथ देते। देखो मैं जब उनके पास जाता हूँ, मेरे डोनर्स, आप यकीन मानो कि यासिर भाई उनको देख कर, चाहे वो पेशेंट में हो या शलवार कमीज, उनको देख कर ऑटोमेटिक खुदा आता था। मिस्टरी उनमें एक चीज़ है, मगलूले थे, मगलूले नहीं, गलूरी नहीं, समझ एक इंसानियत है। उनको देख कर खुदा याद आता, वो ऐसे अच्छे हुए कि वो एक के दिन भर बाहर वक्त ऐसे भी लोग होते जो कि 6-6 घंटे धूप के अंदर इंतजार कराते फंड के लिए, क्योंकि किसी की जेब से फंड निकालना आसान बात नहीं है। ये चक्कर। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ रोकते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे और मज़ीद इन बच्चों की कफ़ालत कैसे होती है, कैसे तवज्जो मिलती है, कैसे उनके तालीमी मामला जो है वो मुकम्मल होते हैं, ये तमाम चीज़ें अभी जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ मामला पर बात हो रही थी, कुछ सियासी नौइयत के मामला भी ज़ेर बहस थे। अली रज़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। तो साहब अब ये फरमाइए कि ये पार्टी बदलने का जो मौसम है ये हर दौर में आता रहा है और कमोबेश तमाम ही ऐसे लोग हैं जो आज जो हुक्मरान जमात के साथ शामिल हैं, ये माजी में मुख्तलिफ पार्टीज़ का हिस्सा है। अब एक दफ़ा फिर वो हवा जो है वो चल पड़ी है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, आपके लोग यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, वो कोई पीटीआई ज्वाइन कर रहा है। ये सिलसिला जोड़ तोड़ का कब तक जारी रहेगा, ये ज़रा फरमाइएगा। और ख़ास तौर पे ये जो अलाइंसेस के हवाले से बात होती है, ये अक्सर हुकूमत इस चीज़ के बारे में बात करती है कि जो अलाइंसेस बनाए गए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, ये हमेशा ऐसा ही होता है, इलेक्शन के बाद ये सारे आगे पीछे हो जाते हैं। किस हद तक उनका दावा ये सही है, कैसे इसका दिफा करेंगे, फरमाइए। सर इसमें देखें, गुजारिश ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में रूलिंग जमात है तो उसको जब तक अपोजिशन नहीं मिलेगी सामने तब तक वो उनके वो जो हुक्मरान हैं जो बैठे हुए हैं असेंबलीज़ में, उनके लीडर साहिबान, वैसे ही वो होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये अलाइंसेस नहीं बनेंगे और उनके सामने अपोजिशन नहीं होगी, फिर तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है जो उन्होंने हालात किए हुए हैं। और जहाँ तक आपने देखा कि ये हालात उन्होंने सिर्फ सिंध के साथ नहीं किए, जो सौतेली माँ वाला सलूक, तो ये वो पहले आपने देखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, और उसके बाद इन्हें एक अक्सरियत मिली कानून साज असेंबलियों के साथ, नेशनल असेंबलीज़ के साथ, हर जगह पर इनकी हुकूमत आई और इनकी जो परफॉर्मेंस ज़ीरो होने की वजह से ये वहाँ से सारा अपना सिलसिला वाइंड अप करके, अगर मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि बोरिया बिस्तर बांध कर अब यहाँ तक आकर महदूद हो गए। तो अब यहाँ पर इनको ये अलाइंसेस की सूरत में या अपोजिशन की सूरत में जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, करते नहीं हैं, सोचते हैं। तो अब यहाँ पर ये मामलात हैं हमारे पास कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है, और यहाँ पर कराची की मामलात जैसे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, और ये किसी एक पे सियासी जमात पे, पॉलिटिकल पार्टी पे मलबा डालना भी सही नहीं होगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पीछे से स्टेक होल्डर्स कौन रहे हैं।
प्रेजेंट में कौन है, पास्ट में कौन थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है MQM पर, जो साबका MQM लंदन थी, अभी मौजूदा MQM पाकिस्तान है। तो उनको भी कराची के लोगों ने बहुत अच्छा मैंडेट देकर असेंबलीज में पहुंचाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अभी तक वो रोना रोते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं। भाई आपके यहाँ पर गवर्नर साहब थे, शरतुल इबाद थे, आपके यहाँ पर नाजिम रहे हैं, आपको तो इतना इख्तियार मिला है मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में। आपकी पास जो बाबर गौरी मिनिस्टर थे, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन आपने जानबूझ के कराची के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। अब यहाँ पर अभी वो कहते हैं कि लोगों ने मैंडेट कुछ तहरीके इंसाफ के पास क्यों जो है दे दिया, हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो ये रोना देखें आपका आज का नहीं है, आपका ये कई दिहाइयों से रोना है। और अगर लोगों ने अपना वोट चेंज किया है तो मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। अगर तहरीके इंसाफ भी डिलीवरेंस नहीं देती तो आप देखते हैं कि फैसल वाडा वहाँ से सीट लूज कर जाते हैं। तो लोगों का भी हक है, वो देखें सिर्फ इस आसरे पर तो नहीं बैठेंगे कि खौफ की फिजा हो। जो MQM ने यहाँ पर खौफ की फिजा फैलाई हुई थी, और जो उनको वोट देते थे पहले तो इनका शिकार वही मोहसिन होता था। और यहाँ पर किस तरीके से बोरी बंद लाशें थीं, एक लाशों का माहौल था। कराची के हालात, हम तो यहाँ पर जब रहते हैं तो हम जब कहीं जाते हैं गाँव में तो देहातों में लोग हमें कहते हैं हमने सर वो K21 चैनल पर देखा, बड़ी लाशें गिर रही हैं, ये हो रहा है, हालात बहुत। हम तो कराची नहीं आना चाहते। हम कहते थे यार आप कराची आओ, आप जैसे अच्छे लोग आएंगे तो कम से कम वहाँ पर जो ये ऐसे माहौल है वो नहीं होंगे। आपने यहाँ के कराची देखे ना, यहाँ पर जो भी उर्दू स्पीकिंग भाई हैं वो बड़ी तहजीब रखते हैं, उनमें बड़े अच्छे लोग हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो MQM में जो है वही उर्दू बोलें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके बड़े बड़े दानिश्वर, शायर, वकील, डॉक्टर, ऐसे लोग उर्दू स्पीकिंग भाई हैं जो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो इस लसानियत पर यकीन नहीं रखते। और यहाँ पर इनके पास इख्तियारात होने के बावजूद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और अभी जो है कुछ मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन उनको अगर हम कहते हैं एज अलाई तो वो अभी कहते हैं कि हमें इतना वक्त नहीं हुआ, हमें 2-2.5 साल हुए हैं। जो 70 साल से मुल्क पर काबिज थे उन्होंने क्या किया है। और दूसरा जहाँ तक आपका ये सवाल था कि ये क्यों जोड़ तोड़ होती है, कब तक होती रहेगी। और तो ये है ना कि कब तक होती रहेगी, वो अलायंसेस तो कहते हैं बिखर जाते हैं। अब इसमें ये है कि एक ये आप इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें, या जो हमारे जैसे कोई ऐसे लोग जिनके मसाइल हल नहीं होते, जो आवाम के पास जाते तो हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उनसे हज़ारों की तादाद में वोट लेते हैं, लाखों लोग इलेक्शन में साथ होते हैं, और उसके बाद जब उनकी अलायंस की गवर्नमेंट आ जाए और हम अगर डेवलपमेंट ना कर सके, जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको तो नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे हलके में आप डेवलपमेंट का काम करें। वो तो जानबूझ के भी नहीं, वो अपने हलके में भी वैसे नहीं करते, ये उनका काम रहा है। लेकिन हमारे हलकों में तो खास तौर पे देखते हैं कि भाई यहाँ से शाह साहब ने कॉन्टेस्ट किया है तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ये होता है कि फिर हम मजबूर होते हैं, जैसे इस वक्त हम तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं कि खान साहब कुछ आप तवज्जो लेकर आ जाएं सिंध के मामलात पर, ताकि कराची में डेवलपमेंट हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट का काम हो जाए। तो अब यहाँ पर ये होता है कि डायलॉग्स के जो रास्ते होते हैं सियासत में वो तो खुले होने चाहिए, किसी के साथ भी बात हो सकती है इस मामलात पर। और अगर उसमें कोई अगर अपने या अवाम के मुफाद मर वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करता है तो उसमें इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। ठीक है शाह साहब, अभी इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा कराची के मामलात के हवाले से अब ज़रा तफसीली गुफ्तगू हो जाए, लेकिन पहले मैं चाहूँगा ज़रा काशिफ साहब से भी ज़रा बात हो जाए। जी काशिफ साहब, अब ये फरमाइए कि आपने जैसे बताया कि आपके पास स्पेशल बच्चे हैं, कितने बच्चे इस वक्त आपके स्कूल में हैं? 50 बच्चे, दोनों स्कूलों के मिला के? ठीक है। और टीचर्स वगैरह, और जैसे आपने बताया सारे खराजात बर्दाश्त करना, ये सब मुखैर हज़रात ही ताउन कर रहे हैं, उससे मुमकिन हो रहा है? ठीक है। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से माशाल्लाह से एक चीज़ मिलती है हर साल, वो मिलती है छपी, शाबाशी।
ملتی ہے شاباشی، تو بڑے خوش قسمت اس کے ہیں آپ علاوہ اگر وہ کچھ ملتی بھی ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں دیتے. چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آج تک تقریباً 9 سال پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا کہ کسی پارٹی سے کوئی کانٹیکٹ. بہت اچھا فیصلہ. اس کی وجہ تھی کہ میں نے سب کو آزمایا. آپ یقین کرو بعض اوقات کام ہوتے ہوتے کیوں لگ جاتا تھا کہ اردو اسپیکنگ، مذہب نہیں دیکھتے تھے، کام نہیں دیکھتے تھے، زبان دیکھتے. اچھا یہ آپ کے سمجھتے ہیں. کرانچی میں ٹھیک ہے. صحیح. اس کے علاوہ میں پنجاب کے لوگوں کی لوگ بڑائی کرتے، میں پنجاب کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی، پوری دنیا کے ڈاکٹر آئے تھے، وہ انہوں نے مجھے 10 منٹ کا موقع دیا بولنے کا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ واقعی میں کچھ انسانیت ہے، مگر گورنمنٹ کے حوالے سے تو ناممکن ہے. احتجاج کرے نوکریوں کے لیے، کوئی نوکری نہیں، کوئی کچھ نہیں. احتجاج کرے، یہاں بیٹھ کے میں گالی بھی دے دوں گا نا، ان کی ذات میں کوئی اثر نہیں ہوگا. مجھے منہ گندا کرنے والی بات ہے. ایسا ہی ہے، قطعی نہ کریں. آپ کو معلوم ہے اگر آئیں گے آپ کو ڈانٹ دیں گے، آپ کا بل بھی پاس کر دیں گے، مگر اس بل کے لیے آپ کی چپل ختم ہو جائے گی، آپ کا بل کلیئر نہیں ہوگا. وہ کہیں بھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے پیر پکارا صاحب کی تنظیم سے ایک دفعہ 5 ویل چیئریں ملی تھی، 5. ان کا احسان ہے. بالکل. اور 17 سال میں 5 ویل چیئریں ملی. اور ابھی پچھلے سال پی ٹی آئی کی طرف سے 4 سائیکلیں ملی، 3 ویل چیئریں ملی. بہت بڑا احسان ہے. کتنے کا سامان ہوگا؟ لاکھ روپے کا ہوگا. یہ احسان ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر گورنمنٹ مجھے کوئی 1000 گز کی جگہ دے دے، آج میں آپ کے شو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 1000 گز کی جگہ امید اسپیشل ویلفیئر کے نام کرے، میں انشاءاللہ 3 سال میں اس کو ایسا ہوسٹل بنا لوں گا جو پورے کراچی میں نہیں. دعوے کے ساتھ آپ کی شو میں بول دو، باقی اللہ کی مرضی. بے شک کرنے والا وہی، باقی رب کی مرضی، کیونکہ ہمت ہے. مگر یہاں تو تھوڑا سا کام ہو. ابھی اسکول کہاں پر واقع ہے آپ کا؟ سر مین آفس میرا شیشے میں ہے اور اسکول بھی شیشے میں، جو اپنی ذاتی جگہ پہ یعنی ریٹرن کر کے خریدا. گولنگی کے لیے میں کافی پریشان ہوں کیونکہ وہاں ایک کرائے کی ہے، وہاں کا کرایہ تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں دعا ہے کہ کرایہ میں جگہ مل جائے. اور ابھی میرے دونوں مجھے ہمت دی کہ ہم آپ کے لیے کوئی سجانے وغیرہ میں جگہ ڈھونڈے. اگر وہ جگہ مجھے مل جاتی ہے 200-300 جتنی بھی ہے تو وہاں میرا خیال ہے کہ میں آنے والے سال میں 2-3 سال میں اس کو بنا کے ان میں وہ بچے رکھوں جو معذور ہوں، جن کی دنیا میں ماں باپ کوئی نہ ہو، یعنی ان کا لینا سینا سب ہمارے ذمہ ہو. یعنی زندہ ہے وہ کچھ بن گیا، باقی اللہ کی مرضی. یہ کام کرتا کون ہے؟ یہ سارے فنڈز وغیرہ اکٹھے کرنا، لوگوں کے پاس جانا، ان سے بات کرنا، اس کے لیے تو پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ آپ کی دعا چاہیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سب کام میں اکیلا خود کرتے ہیں؟ الحمدللہ. نیچے لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ نیچے ٹیچر سے ورکر ہے، مگر فن لانا، میٹنگ اٹینڈ کرنا سب آپ خود سب میں کرتا ہوں. چاہے تانے سنے، چاہے کیونکہ کام ہے. میرے والد محترم نے پرسوں مجھے ایک بات کی، اگر کسی کے بھلا کے کھاتے جھکنا پڑے، چپل ہٹانی پڑے تو آسرا نہیں کری، کل دکھائیے. تیری چپل اٹھانے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو بہت ہے یار. بہت اچھی بات. یہ والد صاحب کا وہ میسیج ہے. میں تو ایسے ہی الحمدللہ ڈونر ہے، ان کے پاس جب بھی جاؤ اچھی ایڈوائس دیتے، اچھی ہمت دیتے اور تعاون بھی کرتے. یہ نہیں کہ آپ کی گورنمنٹوں کی طرح باتیں کرے یا بھاشن نہیں، تعاون بھی ہینڈ ٹو ہینڈ. تو جبھی میں نے کہا ان کو دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کے بھنوں میں ان کی بخشش کرے اور کافی کوپریٹ ہے. امید تو سب ہمیشہ معذور افراد کی خدمت. ابھی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ نارمل بندہ بھی پریشان ہے. بالکل. تو کرونا میں بھی ہم لوگوں سے اپیل کرتے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم ان معذور بچوں کی بقایا چیزوں کا خیال رکھ سکیں. بقایا چیزوں کا خیال، ایک باپ اگر روز کے 1000 روپے کمانا ہے اور اس کے 3-4 بچوں
वो उस मासूम की क्या देखभाल करे, नहीं कर सकेगा, वो उसका पेम्पर तक दे नहीं सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बच्चों का पेम्पर भरने, वो पेम्पर तक नहीं दे सकेगा, दूध का डब्बा तक नहीं दे सकेगा। तो मैं अपील करता हूँ देखने वालों के लिए कि वो ताउन करे। तो इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं, कोई काम वगैरह? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, माशाल्लाह, मेरा जनरेटर का। ठीक है। शादी वगैरह की हुई आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे, माशाल्लाह। तो ये शुक्र है मालिक का। फैमिली क्या कहती है, घर वाले क्या कहते हैं, वाइफ क्या कहती हैं, सपोर्ट करती है? उनकी सपोर्ट है तो जो भी इस काबिल है, माशाल्लाह। भाइयों की, माँ बाप की, सबकी। और सबसे मेन चीज़ अल्लाह पाक ने एक रहमत दोस्त की सूरत में दी हुई, दोस्तों की सूरत में, उनकी सपोर्ट बहुत है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा जब तक मोहब्बत और हिम्मत नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उन माँ बाप के लिए जिनके पास ये ऐसे खुसूसी बच्चे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? और ख़ास तौर पे जैसा भी आपने बताया, ये देखने में आया है कि इनको ओन नहीं किया जाता, इनको अपनाया नहीं जाता, इनको ऐसे माँ बाप अक्सर छोड़ देते हैं, या जिनके घरों में हैं भी उनको एक कोने में धकेल दिया जाता है। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, ज़रा देखकर बताएं। सबसे पहले तो वो वालिदैन के घर में अगर मासूम बच्चा होता है ना, वो वालिदैन बेचारे पढ़े लिखे ना हो, वो ये बोलता अल्लाह वाला है, ऐसा ही अल्लाह वाला ये करेगा। अल्लाह वाला तो है, बेशक है। मगर अल्लाह वाला पैदा कहाँ से हो? आपसे हुआ है, आप भी अल्लाह वाले हो, बिल्कुल ऐसा, तो आप तो अल्लाह वाला की कदर तो करो, ऐसा ही है। उसको जिम्मेदारी इस आपकी। काबिल तो बनाओ। अच्छी बात। एक बंदा, आप अपने बच्चों को नजरअंदाज कर दो, दूसरे बच्चों को हाइट जगह पढ़ा दो, माना कि मैं कमजोर हूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैं लिख नहीं सकता। पहले मैं स्पेशल बच्चों के स्कूल में 2 साल लाने देखी जाती थी, तो मेरे वाले साहब ने पता नहीं क्या सोचा, उसने उन्होंने मुझे बुला के अपने नॉर्मल बच्चों के साथ लगा दिया कि भाई तुम्हारे साथ जाएगा ये। और मेरा टेस्ट हो, पहले टेस्ट में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे फेल कर दी, फेल कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो प्रिंसिपल मेरी बहुत इज्जत करते हैं, ये सब उनका काम है माशाल्लाह। तो मैं इस मौजू पे अपने टीचरों के लिए भी एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि इस काबिल तूने बना दिया मुझको, जो ना पकड़ सकता था कलम, उसके हाथों में आसमान टूटा। क्या क्या है? मेन चीज़ टीचर्स, वालिदैन और रिश्तेदार, और बाकी जब आप अच्छे काम करोगे तो जाहिर बात है बुराई भी सर पे आएगी। ऐसा ही है। बगैर बुराई के आपके काम नहीं, बगैर बेइज्जती के आपके काम नहीं। इसका हमें धक्के भी लगे, अब हर बात घर में नहीं बताई जाती, क्योंकि किसी का मौजू क्या है, किसी का जहन क्या है, तो धक्के काम है। अभी मैं आपके पास फंड लेने आया हूँ, आपका मूड होगा तो देंगे, वरना आप गाली देके भी लगा देंगे, मैं आपको क्या बोलूँगा। ऐसा ही। ठीक ये है, चीज़ ठीक हो गया। चलें जी, अब ऐसा है कि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। ये मोहम्मद काशिफ साहब थे, उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट, इनकी ये एक इदारा है, और ये जिस तरह मामला चला रहे हैं, गुफ्तगू आपने सुनी होगी, बड़ा मुश्किल काम है। ख़ुद जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, अभी जैसे गुफ्तगू के दौरान ये मालूम हुआ कि लोगों से मिलना, मुखैर हजरात से रब्ता करना, फ़ंड्स इकट्ठे करना, और ये तमाम उमूर ये ख़ुद ही देख रहे हैं, और जिस तरह कर रहे हैं, इनके जज्बे को सराहे जाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे मुखैर हजरात हैं जो बहुत सारे इदारों में ताउन कर रहे हैं। अगर वो चाहें इनसे रब्ता करना तो रब्ता कर सकते हैं, हमारे ज़रिए से भी इनसे रब्ता किया जा सकता है, और ऐसे लोगों का ताउन और इनका साथ जो है देना ज़रूरी है। तो हमारी भी कोशिश होगी कि इनको जो है वो मदद करते रहें, ख़ास तौर पे जो स्पेशल बच्चों के हवाले से मामला हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर कुछ मामला हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।